बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 11th फिजिक्स चैप्टर 1, जिसका नाम है हमारा फिजिकल वर्ल्ड। एनसीईआरटी बहुत ही कंसाइज मैनर में लिखी गई बुक है। इसको थोड़ा समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बच्चों के लिए। अब सबसे अच्छी बात है कि कोई अगर समझा दे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो हम लाइन बाय लाइन सब कुछ चीज़ें एकदम डिटेल्ड में समझते हुए चलाएंगे, ठीक है। कुछ मैंने अपना भी ऐड किया हुआ है बाकी सारी बुक से, खाली एनसीईआरटी ही नहीं है ये, ठीक है। एनसीईआरटी को एक रेफरेंस बना लिया है और बाकी सारी बुक्स भी मैंने ऐड कर दी हैं इसमें, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी फिजिक्स है और एस सी वर्मा भी है और ये मॉडर्न एबीसी की फिजिक्स है। तो कुछ वहाँ से मैंने उठा लिया है, कुछ एनसीईआरटी को मैंने बेस बनाया है। बाकी इन किताबों से मुझे जहाँ जहाँ से अच्छा लगा कॉन्सेप्ट तो मैंने वहाँ से चीज़ें उठा ली हैं, ठीक है, ताकि एनसीईआरटी को अच्छे से हम समझ सकें लाइन बाय लाइन। तो पहला जो चैप्टर है एनसीईआरटी में उसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में ऐसा कुछ है नहीं है सच कि मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना होता है कि साइंस आखिर है क्या, टेक्नोलॉजी क्या है, कुछ बेसिक टाइप्स के फोर्सेस के बारे में बताया गया है, ठीक है। साइंस कैसे डेवलप हुई, पहले साइंस कैसी थी, ये तो मैंने खैर अपनी तरफ से मैं बताऊंगा कि साइंस का एवोल्यूशन, इसका जन्म कैसे हुआ, कैसे डेवलप हुई, कैसे इसने तरक्की की, ठीक है। तो फिर पहला है फिजिकल वर्ल्ड। तो इसमें पहला ही आप देखेंगे तो इंसानों के बारे में इसमें लिखा गया है कि इंसान बहुत ही क्यूरियस नेचर का प्राणी है, ठीक है। इंसान बहुत ही कैसा है, क्यूरियस, जानना चाहता है, अपने आसपास की चीज़ों को समझना चाहता है। जो भी उसके आसपास चीज़ें या घटनाएं या फिर इवेंट्स, जो नेचुरल इवेंट्स हैं वो घटित हो रही हैं, उनको जानना चाहता है, समझना चाहता है, ठीक है। तो जैसे रात में आसमान को देखता है, चमकते हुए तारे हैं, दिन में सूरज निकल रहा है, ठीक है। मौसम बदल रहे हैं पूरे साल भर के, और ये रेनबो बन रहा है, बरसात के मौसम में देखते हैं ना रेनबो बनता है, और ज्वार भाटा आता है, टाइड्स आती हैं अपने समुद्र में, और ग्रहण पड़ते हैं, एक्लिप्सिस पड़ते हैं, ठीक है। मौसम की साइकिल थ्रू आउट ईयर चेंज होती रहती है। तो ये अजूबे रहे हैं उसको जानने के लिए। पहले बहुत ही अर्ली एज में पहुंच जाओ, एकदम आदि मानव काल के टाइम की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए कुछ भी ऐसा पता नहीं था कि आखिर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। बस वो देखता रहता था, आसमान में लेटे हैं खा पी के शाम को, और बस आसमान में देख रहा है कि भाई तारे हैं, ये पता नहीं क्या चीज़ है, बस उसे चमकती हुई चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बस ये था उसका प्रोग्राम, ऐसा किया हुआ है ना माइंड इंसान का कि उसे जानने की इच्छा होती है कि ये है क्या चीज़। तो मन में उसके सवाल उठते थे, क्वेश्चन उठते थे, वो जानना चाहता था। फिर उन सवालों की सेटिस्फैक्शन के लिए तो पहली जो कोशिश क्या थी इंसान की, पहली कोशिश थी इन चीज़ों को जानने के लिए कि अब ऐसे बहुत सारी इवेंट्स हैं, नेचुरल इवेंट्स, प्राकृतिक घटनाएं जो हमारे आसपास होती रहती हैं, तो भरी पड़ी हैं एकदम। आप जहाँ देखोगे वहाँ कोई ना कोई इवेंट चलती होगी। हमने कुछ इवेंट डिस्कवर कर ली हैं और बहुत सारी इवेंट एट टू डे डिस्कवर्ड, मतलब अभी भी बहुत कुछ खोजना बाकी है। हमने कुछ भी नहीं जाना है अभी प्रकृति के बारे में। बहुत कुछ जो जाना है उसके ऊपर रिसर्च पेपर बना लिए हैं, सिलेबस बन के तैयार हो गया, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है, वही साइंस बन गई है, ठीक है। तो हमने बहुत कम लिमिटेड अमाउंट में ही प्रकृति और अपनी जो नेचर है उसको जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इंसान ने जो काम किया वो देखा कि नेचर को गौर से देखा। ये इंसान का नेचर है, किसी भी चीज़ को अगर देखेगा, कोई चीज़ अगर हो रही है तो उसको पहले देखता है वो, ठीक है। पहले वो देखता है, ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसको सीधे खड़े होकर के बस ऐसे करके देखना है, ठीक है। तो पहले ध्यान से उसने देखा, फिर उसने पैटर्न्स बनाए दिमाग में कि जो पैटर्न्स समझे जा सकने वाले हों, ठीक है।
कि कोई पैटर्न्स बार बार बन रहे हैं, कोई रिपीट हो रही हैं कोई चीज़ें बार बार, जैसे दिन रात आती है फिर दिन आता है, फिर उसके बाद रात आती है फिर दिन आता है। तो पहले आप याद करो कि कैसा लगा होगा उस इंसान को कि जब पहली बार दुनिया बनी होगी तो उसने देखा होगा सूरज निकल आया, अरे ये क्या है, आपका बोला है, ठीक है। 12 घंटे बाद सूरज छुप गया, ठीक है, फिर रात हो गई, फिर वो देखा होगा उसने कि अरे रात में ये कहाँ चला गया, सारा अंधेरा हो गया, ठीक है। फिर अगले 12 घंटे बाद फिर सूरज निकला, फिर ऐसे ही उसको पता चल गया कि ये तो रोज का ही काम है, हर 12 घंटे के बाद दिन होना है, हर 12 घंटे के बाद रात होनी है। तो ये पैटर्न बन गया ये कि हर 12 घंटे के बाद सूरज निकलेगा, हर 12 घंटे के बाद रात होगी, ठीक है। और मौसम का बदलना कि हर 3 महीने के बाद पहले जाड़ा आएगा, विंटर्स आएंगी, फिर 3 महीने के बाद फिर मौसम चेंज होगा, फिर बरसात, फिर ये गर्मियाँ जाएंगी, फिर 3 महीने 4 महीने के बाद फिर बरसात आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे मतलब एक पैटर्न्स बनते चले गए। पैटर्न्स का मतलब लिंक्स, पैटर्न्स मतलब एक जैसी चीज़ें ये जो रिपीटेड हों, जिनसे कोई लिंक बन सके, जिससे कोई अंडरस्टैंडिंग हो दिमाग में, ठीक है। इन पैटर्न्स को समझा किसी भी नेचुरल इवेंट की, उसने एक नेचुरल इवेंट को पकड़ लिया और उसके पैटर्न्स खोजे कि भाई ये पैटर्न्स बन रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक पार्टिकुलर नेचुरल इवेंट के। तो उसने ऐसे टूल्स बनाए जिनसे कि उन नेचुरल, उस पार्टिकुलर एक नेचुरल इवेंट जो उसने, जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है, उस पार्टिकुलर नेचुरल इवेंट को जानने के लिए, ठीक है, कुछ पैटर्न्स बनाए, फिर कुछ टूल्स बनाए जिनसे कि वो उस नेचुरल इवेंट से इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। थोड़ी सी गहरी बातें हैं इसमें, मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा गहराई में लेके जाऊँगा, बस स्टोरी की तरह सुनते रहना। टूल्स बनाए ताकि इन अजूबों का मतलब है कि जो भी नेचुरल इवेंट है, जो प्रकृति में कोई भी घटना घटित हो रही है, उस नेचुरल इवेंट को जान सके, ठीक है। तो नंबर ऑफ पैटर्न्स जो थे, अब एक नेचुरल इवेंट को तो स्टडी नहीं किया, अभी तक तो हजारों नेचुरल इवेंट्स में खोज डाली हैं, ठीक है। जो भी देखता है उस पर ऊपर इंसान दिमाग लगाता है और उसके ऊपर काम करना शुरू करता है, फिर ऐसे ही टूल्स बनाता है, पैटर्न्स बनाता है, फिर उसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है, पूरी जानकारी जुटाता है, ठीक है। ये इसी को ही रिसर्च कहते हैं। तो एक नेचुरल इवेंट्स थी नहीं, हजारों नेचुरल इवेंट्स की उसने स्टडी की, ठीक है। तो फिर इतने सारे लॉन्ग टाइम के बाद, इतने लंबे अंतराल और इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद, इतनी मेहनत के बाद जो हमें मिली है वो आज की साइंस और टेक्नोलॉजी है। जो आज अब हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की, 12th क्लास की, 9th 10th क्लास की, या फिर हायर स्टडीज़ में BSc MSc BTech और MTech में जो पढ़ते हैं, वो आज की व्यवस्थित अरेंज्ड मैनर में साइंस और टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है। वो एकदम नहीं बन गई, वो हजारों सालों की मेहनत है, ठीक है। हजारों सालों की तो नहीं कह सकते, हमारे लास्ट के 600 सालों में 600-700 सालों की मेहनत है। और लेटेस्ट मैं कहूँ तो लास्ट के 300 सालों में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा काम हुआ है साइंस में, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि साइंस जो वर्ड है वो आया कहाँ से है। साइंस जो वर्ड है वो सेंटिया एक वर्ड है लैटिन का, ठीक है। सेंटिया वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है टू नो, यानी कि जानना। तो सेंटिया वर्ड से साइंस वर्ड आया है। ऐसे ही अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो अपने यहाँ पहले पुराने ज़माने में साइंस, संस्कृत चलती थी, तो संस्कृत में इसको कहते हैं विज्ञान, इसका भी मतलब होता है टू नो, यानी कि जानना। ऐसे अरबी में इल्म कहते हैं, तो इल्म का भी मतलब होता है जानना, यानी कि ज्ञान, ठीक है। तो ये तो वर्ड के ऊपर हमने बात की कि साइंस वर्ड आया कहाँ से है। अब 16वीं शताब्दी में, यानी कि सन 1500 लगभग, ठीक है, तो यूरोप में इसके साइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए, बड़े बड़े प्रयास किए गए कि साइंस को डेवलप करने का सबसे ज़्यादा दुनिया में जो योगदान है वो यूरोप का ही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा काम अगर कहीं हुआ है दुनिया में साइंस के ऊपर तो वो हुआ है यूरोप में, फिर अमेरिका में हुआ है, ठीक है। अमेरिका उस टाइम पर था नहीं, ठीक है, अमेरिका की खोज नहीं हुई थी। तो यूरोप का सबसे नंबर 1 पे स्थान रहेगा कि सबसे बड़े प्रयास किसने किए, यूरोप में हुए सबसे बड़े प्रयास। और ये
16वीं शताब्दी, फिर 17वीं, फिर 18वीं, फिर 19वीं, फिर 20वीं शताब्दी आते आते ये क्या बन गई, ये इंटरनेशनल एंटरप्राइज बन गई। साइंस इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई कि इंटरनेशनल ब्रदरहुड का रूप ले लिया इसने, इंटरनेशनल एंटरप्राइज बन गई, यानी कि हर कोई जानने लगा इसको, इसकी बाकायदा सोसाइटीज़ बनने लगी, ठीक है, इसके ऊपर काम होने लगा, पढ़ाई जाने लगी, ठीक है, हर कोई इससे वाकिफ़ है, इससे इंटरेक्शन करता है, इसको जानता है, इसको जान गया है। एंटरप्राइज का मतलब यही हुआ शायद, ठीक है। और 20वीं सदी तक आते आते बहुत सारी कंट्रीज और कल्चर्स ने इसमें योगदान दिया अपना। तो इसको हम डिटेल वे में पढ़ाएंगे कि 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, ठीक है, 17वीं में क्या हुआ, 18वीं में क्या हुआ, 19वीं में क्या हुआ, 20वीं में क्या हुआ, 16वीं से पहले साइंस कैसी थी, मतलब कैसे धीरे धीरे साइंस अपने घुटनों से कैसे पैदा हुई, फिर घुटनों के बल चली, फिर दौड़ी, फिर भागी, फिर बड़ी हुई, ठीक है, यानी कि कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे उसकी तरक्की होती चली गई, इसको हम बहुत डिटेल वे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा अपना फिजिकल वर्ल्ड, वरना NCERT में आप पढ़ोगे तो सारा बोरिंग ही लगेगा आपको, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे इसको छोड़ देते हैं कि बेकार है ये, मगर बेकार नहीं है, कुछ भी जो किताब में लिखा हुआ है उसमें कुछ ना कुछ तो नॉलेज की चीज़ें हैं, ठीक है, और ये है कि कोई समझा दे पढ़ा दे तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या कि साइंस का डेवलपमेंट कैसे हुआ। पहले हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड, फिर पढ़ेंगे प्री न्यूटोनियन पीरियड, यानी कि न्यूटन से पहले का ज़माना, फिर पढ़ेंगे न्यूटोनियन पीरियड, यानी कि न्यूटन साहब जब थे तो उस टाइम में क्या क्या काम हो रहा था, फिर पोस्ट न्यूटन का ज़माना, यानी कि न्यूटन के बाद का ज़माना, यानी कि 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के बाद का ज़माना, और उससे लेकर के आज तक साइंस में कैसे क्या क्या हुआ, और कैसे पहले लोगों की सोच क्या थी, और कैसे इन्वेंशन होते थे। तो अब हम देखेंगे कि साइंस का जन्म कैसे हुआ है, डेवलप कैसे हुई, ठीक है। तो इसमें बैकग्राउंड देखेंगे साइंस का। तो पहले मैंने तीन साइंस का जो टाइम पीरियड है उसको 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। पहला प्री न्यूटोनियन, न्यूटन से पहले का, फिर न्यूटन का ज़माना जिसको न्यूटोनियन एरा कहा है, फिर न्यूटन के बाद का ज़माना जिसको हम कहते हैं पोस्ट न्यूटोनियन एरा, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से किया है, ये किताबों में नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो प्री न्यूटोनियन एरा यानी कि न्यूटन से पहले का ज़माना है। यहाँ पर क्या होता था कि साइंस कुछ भी नहीं था, यहाँ पर कोई भी नहीं जानता था कि साइंस किस बला का नाम है, किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। कोई दुनिया में कोई किसी कोने पर एक आध कोई बैठ के कोई सोचता होगा किसी भी नेचुरल इवेंट के बारे में कि दुनिया में ये फला चीज़ घट रही है तो क्यों घट रही है, ठीक है। कोई कहीं बैठा किसी कोने में बैठ के सोचता होगा, ठीक है। ऐसा कुछ था नहीं उस टाइम पर। ज़्यादातर किस चीज़ का जोर था, लिटरेचर का जोर था। लिटरेचर में जो भाषा जानता हो अच्छी, लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ हो, पोइट्री बहुत अच्छी करता हो, पेंटर बहुत अच्छा हो, ठीक है, डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखता हो, संवाद डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखता हो, ठीक है, ड्रामा बहुत अच्छे लिखता हो। आपने पहले देखा होगा राजा महाराजाओं के टाइम में, वही टाइम है ये, कि उनके दरबारों में कवि बैठे होते थे, उनकी जीवनियाँ लिखते थी, ऑटोबायोग्राफीज लिखते थे, ठीक है, दोहे लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, ठीक है, ड्रामे लिख रहे हैं, ठीक है। तो इन सब का जमाना था उस टाइम पे। ये लिटरेचर साहित्य का बहुत ज़्यादा जोर था, बोलबाला था, लोग उसी को ही पढ़ा लिखा समझते थे जो इन चीज़ों पर महारत रखता हो, इनकी जानकारी रखता हो। तो पढ़ा लिखा आदमी उसी को ही माना जाता था जो लिटरेचर की किसी भी फील्ड में एक चीज़ का माहिर हो, ठीक है, या फिर ज्योतिष हो गया, ठीक है, गणित फिर भी था इस टाइम में, गणित अच्छा खासा डेवलप हो चुका था, मैथ्स। इंडिया में ऐसे, अपने इंडिया में ऐसे जैसे बाहर मान लो जैसे शेक्सपियर वगैरह थे, ठीक है, और बहुत सारे पोइट हैं, मुझे ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं है इधर, लिटरेचर में मेरा कोई ज़्यादा खास इंटरेस्ट रहा नहीं है। तो 11th-12th में आप पढ़ते हो गए इंग्लिश की बुक्स में उनकी पोइट्रीज वगैरह, तो सारे पोइट्स वो 1500 से पहले के ही मिलेंगे, 1700 से पहले के। इंडिया में क्या था, जैसे बाहर के थे पोइट्स वगैरह, ड्रामेटिस्ट थे, ठीक है, पेंटर्स थे। तो इंडिया में पंडित होते थे, मौलवी होते थे, शास्त्रों का ज्ञान होता था जिन्हें, वेद पुराण, ठीक है,
तो उनको पंडित कहते थे, मौलवी। मौलवी ये जो फारसी के जानकार, कुरान के हदीस के जानकार, तो उनको मौलवी कहते थे। तो इन लोगों को इंडिया में पढ़ा लिखा समझा जाता था उस टाइम पे कि दीज आर इलिटरेट पर्सन्स, दे नो मोर देन ऑर्डिनरी पीपल्स। तो इंडिया में ये था। यहाँ पर क्या था, साइंस में कुछ भी नहीं हुआ था, साइंस में कोई था ही नहीं, तो साइंटिफिक सोसाइटीज़ क्या बनती। साइंटिफिक सोसाइटीज़ वो होती हैं कि भाई काम कर रहे हैं बहुत सारे साइंटिस्ट एक जगह पर, ठीक है, तो उनके काम को देख रेख करना कि वो जो काम कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, गलत तो नहीं कर रहे हैं। कोई किसी ने खोज की है, कोई रिसर्च की है, तो उसने वो चीज़ वास्तव में ठीक से रिसर्च की है, वास्तव में ऐसा है कि नहीं, उसने जो खोजा है वो ठीक है या झूठ है या गलत है या सच है, ठीक है, उसको मतलब जांच करना, उसको चेक करना। उसलिए सोसाइटीज़ बनती हैं, साइंटिफिक सोसाइटीज़। साइंटिफिक सोसाइटीज़ में क्या होती है, पैनल होता है, बोर्ड बने होते हैं जिसके अंदर मेंबर्स होते हैं बहुत सारे। तो लोग अपना जो, कोई मान लो साइंटिस्ट है वो पेपर तैयार करता है, किसी ने खोज की तो पेपर बना के तैयार करते हैं, रिसर्च पेपर। वहाँ पर वो पेपर भेजा जाता है उस पार्टिकुलर, फिर अब तो बहुत सारी फील्ड की अलग अलग फील्ड की सोसाइटीज़ बन रही हैं, ठीक है, पहले गिनी चुनी हुई होती थी। तो उन सोसाइटीज़ में वो अपना रिसर्च पेपर जो खोज की हुई है उसको रिसर्च पेपर में बाकायदा 6, 7, 8, 10 जितने भी पन्ने होते हों उन पेजों में लिख करके इन सोसाइटीज़ में भेजते थे। यहाँ के जो एक्सपर्ट्स जो होते थे, बोर्ड के जो मेंबर्स होते थे, वो भी पढ़े लिखे हुए होते थे उस फील्ड के, तो वो चेक करते थे, वो परखते थे, जांचते थे कि वेदर द रिसर्च इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो अच्छा होता था रिसर्च पेपर, ट्रू लगता था उन्हें कि वास्तव में ऐसा है, प्रकृति में ऐसा होता है, ऐसा घटित होता है, तो उसको सच मान कर पब्लिश कर देते थे अपनी सोसाइटी द्वारा, ठीक है, और दुनिया को पता चल जाता था कि भाई ये खोज हुई है। अगर वो ठीक नहीं होता था तो उसको वैसा बता दिया जाता था कि आपकी रिसर्च अप टू द लेवल नहीं है, मतलब ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, इसको और आप करेक्ट करिए। तो ये काम होता है साइंटिफिक सोसाइटीज़ का। तो यहाँ पर अब हम क्या पढ़ना है, प्री न्यूटोनियन एरा, न्यूटन से पहले का टाइम। यहाँ पर लिटरेचर का बोलबाला है, ठीक है। अभी मैंने जो बता दिया है काफ़ी कुछ इसके बारे में। तो यहाँ पर कोई एक आध कोई बैठा होगा दुनिया के किसी कोने में रूम में बैठा, दिमाग लड़ाता होगा कि भाई ये क्यों हो रहा है दुनिया में, ये अजूबा है, रात दिन क्यों हो रहा है, फलाना ढिमाका, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ठीक है। तो कोई एक आध ही कोई होगा, जैसे विंसी, हमारे लियोनार्डो दा विंसी, ठीक है, वो सोचते थे, इन्होंने मोनालिसा की तस्वीर बनाई, इन्होंने उड़ने वाला हवाई जहाज भी बनाया इन्होंने सबसे पहले, ठीक है। आप गूगल में रिसर्च सर्च करके देखना कि द प्लेन मेड बाई लियोनार्डो दा विंसी, तो विंसी साहब लेटे हुए हैं प्लेन में, ठीक है। कुछ लिंक्स बनाए उन्होंने उसके, लकड़ी के या फिर लोहे के पाइप्स, उसको काट करके बनाया है और बाकायदा उसका डिज़ाइन तैयार किया है विंसी साहब ने। तो कुछ ऐसे थे विंसी, तो 1300-1200 में हुए हैं, तो वही टाइम है समझ लो। उनके टाइम में ज़्यादातर लोग पेंटर और ये ड्रामेटिस्ट और ये कवि वगैरह होते थे, राइटर वगैरह, ठीक है, लिटरेचर का ज़माना है। तो विंसी ने, पेंटर भी थे विंसी, और इंजीनियर भी थे और साइंटिस्ट भी थे। तो इन्होंने प्लेन भी बनाया, पेंटिंग भी बहुत अच्छी करते थे, मोनालिसा की पेंटिंग भी बनाई इन्होंने। मगर यहाँ पर एक अच्छी बात थी कि मैथ्स काफ़ी डेवलप हो चुकी थी, ठीक है, मैथ्स पर काफ़ी काम हो चुका था यहाँ तक आते आते। अब ये रहा प्री न्यूटोनियन एरा, यानी कि न्यूटन से पहले का ज़माना। अब हम आ जाते हैं न्यूटन की ज़माना, न्यूटन जिस टाइम में थे, यानी कि न्यूटोनियन एरा, ठीक है। इस टाइम में क्या हुआ कि न्यूटन के टाइम में काम ने थोड़ी स्पीड पकड़ी, कुछ और लोग इस फील्ड में काम करने लगे। न्यूटन से पहले प्री न्यूटोनियन एरा में 1-2 लोग ही थे विंसी जैसे, उसके बाद में भी थोड़ी थोड़ी लोग बढ़ते चले गए। न्यूटन के टाइम में क्या हुआ, और ज़्यादा लोग आ गए और दिलचस्पी से, इंटरेस्ट के साथ काम होने लगा, ठीक है। रूम में बंद होकर के एक्सपेरिमेंट करते रहते थे ये लोग। यूरोप का ही ज़माना है ये, यूरोप का ही जगह है ये। यूरोप में तो कई सारे देश आते हैं, 27-28, तो उनके देशों में वही ठंडे सारे देश हैं, तो रूम में बैठ कर के अपने काम कर रहे हैं, लैब सेटअप कर ली है, और ठंडे देश हैं, वहीं भट्टी जला ली, फर्नेस, और वहीं रूम गर्म करके
और अपने काम कर रहे हैं, वैसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इनको बाहर के लोग क्या कहते थे, इनको पागल कहते थे, इन साइंटिस्ट को पागल कहते थे कि इनको कोई काम धाम तो है नहीं, दिन भर रूम में बैठे बैठे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ठीक है। कुछ लोग जो जानकार थे तो वो इनको थोड़ी वैल्यू देते थे, रिस्पेक्ट देते थे, क्योंकि उस टाइम पर कुछ खोजें हो चुकी थी। तो वो लोग जानते थे कि ये लोग वाकई कुछ बेहतर कर रहे हैं, कुछ वैल्यूबल कर रहे हैं, जो लोग जानकार थे। मगर ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे, तो ज़्यादातर लोग इनको पागल ही समझते थे। जैसे आजकल हमारे इंडिया में ये लोग कहते हैं कि साइंटिस्ट लोग गॉड को नहीं मानते हैं। ठीक है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है कि मतलब वो एथीस्ट होते हैं, नास्तिक होते हैं या फिर पागल होते हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। बस लोगों ने ये इसी टाइम की ये कहावतें चली आ रही हैं। देखो पहले की कितने 400-500-600 साल पहले की ये कहावतें चली आ रही हैं कि साइंटिस्ट पागल होते हैं, वो रूम में बंद करके पड़े रहते हैं। ठीक है, या फिर वो एथीस्ट होते हैं, नास्तिक होते हैं। तो ये न्यूटोनियन एरा से पहले की ही कहावतें हैं। ठीक है, जो आज तक लोगों के पीढ़ी दर पीढ़ी वो बातें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती चली गई, और वो भी आज भी लोगों की जुबान पर है। वही लोग काफ़ी आपने बोलते हुए सुने जा सकते हैं ऐसी बातें। तो यहाँ पर न्यूटन के टाइम में क्या था कि साइंटिफिक सोसाइटीज़ डेवलप हो गई हमारी। साइंटिफिक सोसाइटीज़ जो थी वो हमारी डेवलप हो गई। वही मैंने बताया साइंटिफिक सोसाइटीज़ का क्या काम है, देख रेख करती हैं। इनका काम है कि जितना भी साइंस की फील्ड में जितना भी रिसर्च खोज का काम हो रहा है उसको क्या करना है, मॉनिटर करना है, उसको देखना है, जांच करना है। ठीक है, उसकी सत्यता का पता लगाना है। तो फिर स्टार्टिंग ये कहाँ पे हो रही है, यूरोप से। मैंने भी बता दिया कि ठंडे देश लोग होते हैं, लोग बकवासी, बहुत से लोग बकवासी समझते थे इन कामों को। ठीक है, तो ये आ गया अब न्यूटन का टाइम। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़, ये करीब 150-200 साल का टाइम है ये न्यूटन का ज़माना। जो इनके साथ में बहुत सारे काम भी हुए। अब यहाँ पर जब न्यूटन भाई साहब चलेगा दुनिया से, अब ये पोस्ट न्यूटनियन एरा आ गया, न्यूटन के बाद का ज़माना। ये आ गया 18वीं सदी से। 18वीं सदी से यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने काम किया। न्यूटन के ज़माने में बहुत सारे लोगों ने काम किया। अब यहाँ पर कुछ ये तो लोग चले गए यहाँ वाले, अब यहाँ के कुछ लोग नए आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो जो पिछले का काम जो करके गए, तो उन्होंने इनके जो गए हैं लोग न्यूटन के ज़माने के, तो इन्होंने इनके काम को पढ़ा। नए लोगों ने, 18वीं सदी के लोगों ने इनके रिसर्च को समझा, जाना, फिर उनके ऊपर एप्लीकेशन बनाए। सबसे अच्छी बात ये हुई कि इन्होंने एप्लीकेशन बनाए। ठीक है, जैसे जेम्स वाट थे। ठीक है, उन्होंने भाप की स्टडी की, उन्होंने तो खैर पूरा इंजन ही बना दिया, तो इंजीनियर भी थे, साइंटिस्ट भी थे। और जो इन्होंने क्या किया, इन्होंने खाली रिसर्च पेपर पर क्या कर दिया, लिख के चले गए, मगर इन्होंने एप्लीकेशन कुछ भी नहीं किया। मतलब जो साइंस प्रिंसिपल लॉज, साइंस के प्रिंसिपल लॉज और जो भी कायदे कानून जो भी बनाए उन्होंने अपनी खोज की, उनके ऊपर कोई काम नहीं किया। मतलब जिससे कि ह्यूमन मानवता की भलाई के लिए कुछ बनाया नहीं, कुछ ऐसा कोई मशीन, कोई इक्विपमेंट, कोई टूल नहीं बनाया। इनके बाद का जो टाइम है पोस्ट न्यूटनियन एरा, तो 18वीं सदी में नए लोगों ने इनके पहले वाले, अपने पहले जो गुजर चुके हैं लोग न्यूटन के ज़माने के, उनके कामों को पढ़ा और एप्लीकेशन बनाए, नए मशीन, टूल्स और इक्विपमेंट्स बनाए। ठीक है, अब क्या हुआ, मशीनें बनने लगी, इंजन बनने लगे। ठीक है, गाड़ियाँ बनने लगी, कुछ फैक्ट्रीज भी बनने लगी। मतलब फैक्ट्रीज बहुत कम, ना के बराबर थी, मगर कुछ थी। तो लोगों को इंटरेस्ट जागा। लोगों को क्या जागा, इंटरेस्ट। लोगों को इंटरेस्ट तभी जागता है जब वो कोई चीज़ देखते हैं। आप खाली बातें करते रहें, ठीक है, लोगों को इंटरेस्ट नहीं जागेगा। आप कुछ काम करने लगें तब इंटरेस्ट जागेगा कि भाई कुछ कर रहा है ये। ठीक है, तो काम करके दिखाना पड़ता है। यहाँ पे ये लोग क्या थे, लोगों की नज़र में ये ज़्यादा इन्होंने काम नहीं किया, ये लिख के चले गए चीज़ों को। क्योंकि इन्होंने काम करने मतलब एप्लीकेशन नहीं किया, जो चीज़ जो खोजा है इसके ऊपर कुछ बनाया नहीं। इन्होंने क्या किया है कि बनाया इन्होंने।
तो लोगों का इंटरेस्ट जागा क्योंकि उन्होंने अपनी फिजिकली आंखों से देखा बनी हुई चीज़ों को, मशीन टूल्स इक्विपमेंट को। अब यहाँ पे क्या है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भाई ये लोग काम करके गए हैं, ठीक है, इन्होंने रिसर्च पेपर छापे हैं न्यूटन के ज़माने में। यहाँ 18वीं सदी में क्या हुआ, इनके जो काम हैं उन रिसर्च पेपर पर कुछ उनके रिसर्च पेपर पकड़े और उनको कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में उनकी पढ़ाई की जाने लगी, बाकायदा कोर्सेज बन गए थोड़े से। तो कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ थी, बहुत कम ही, या कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड टाइप की जो 800-800 साल पुरानी है, वो यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, कुछ गिनी चुनी 4-6 यूनिवर्सिटी। उनमें क्या होने लगा कि साइंस की थोड़ी पढ़ाई होने लगी, मगर कोर्सेज बहुत कम थे, लिमिटेड, और लेवल बहुत कम था उस टाइम पर, क्योंकि साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी, तो लेवल बहुत कम था। अब यहाँ पर क्या हुआ, 18वीं सदी में काम बहुत ज़्यादा होने लगा, एक समझ लो इन्वेंशन होने लगे, आविष्कार। तो यहाँ पे बहुत सारे दुनिया के देश, साइंस कहाँ से, यूरोप से चली और फिर यूरोप से फैलते फैलते अमेरिका पहुँची, अमेरिका से फिर जापान और फिर रशिया और फिर इंडिया और यानी कहाँ कहाँ, सब पूरी दुनिया में फैल गई। यही 18वीं सदी में, 18वीं शताब्दी में ये क्या हुआ कि पूरी दुनिया में साइंस फैल गई, सब लोग जानने लगे और अलग अलग देशों में साइंटिस्ट अपना काम करने लगे, अपने अपने टॉपिक फिक्स करके। कोई ऑप्टिक्स में काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में काम कर रहा है, कोई थर्मोडायनामिक्स में काम कर रहा है, कोई क्वांटम मैकेनिक्स में काम कर रहा है। तो अपने अपने टॉपिक फिक्स करके लोग काम करने लगे और एक दूसरे से कांटेक्ट भी रखने लगे, क्योंकि इनकी मीटिंग्स होती थी बाकायदा साइंटिफिक सोसाइटीज़ में। ये मीटिंग्स होती हैं साइंटिस्ट वगैरह की, तो इनको एनुअली, क्वार्टरली या फिर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद इनकी मीटिंग होती थी, और ये एक दूसरे से कांटेक्ट भी रखते थे, मिलते भी थे और बातें भी करते थे कि आप किस टॉपिक पर काम कर रहे हैं, आपने कितना काम कर लिया, फला देश में कोई साइंटिस्ट है तो वो वहाँ किस टॉपिक पर काम कर रहा है, उसका लेवल क्या है, ठीक है। तो उससे असिस्टेंस भी लेते थे, उससे मदद भी मांगते थे, और कहीं पर अटक गए, मान लो अटक गए, तो उससे पूछते भी थे। जैसे यहाँ के अभी जो लोग हैं, प्रोफेसर्स वगैरह हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो कहीं पर अटक जाते हैं तो जाते हैं भाई जर्मनी जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, ठीक है, इंग्लैंड जा रहे हैं, वहाँ उनके रिलेटेड टॉपिक से कोई प्रोफेसर वहाँ पर भी काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा मतलब एक कांटेक्ट बन गया, एक ब्रदरहुड बन गई, एक बरादरी बन गई, ठीक है, साइंटिस्ट की। तो इसलिए ये इंटरनेशनल एंटरप्राइज का रूप ले लिया, ठीक है, क्योंकि अलग अलग देशों में सब जगह फैल गई है साइंस। अब 20वीं सदी में क्या हुआ, 20वीं शताब्दी यानी कि जो भी 1900 से स्टार्टिंग हुई, यानी कि सन 1900 से, इसमें क्या हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट जो घटित हुई वो क्या थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी कि औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ, ये वर्ल्ड वार के टाइम का ज़माना है, 1914, ठीक है, वर्ल्ड वार 1914 में हुआ फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला 1942 में हुआ या 40 में हुआ है शायद, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेंशन हुआ है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ है वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पर हुआ है, ठीक है। इसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ है कि फैक्ट्रीज बहुत लगी, फैक्ट्रीज का एक बाढ़ सी आ गई। फैक्ट्रीज में क्या बनता था, हाउस होल्ड आइटम्स बनते थे, सारे के सारे हाउस होल्ड आइटम्स बनते थे, जो घरेलू ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आज हम अपने घरों में देखते हैं, ठीक है। कुछ भी ले लो, घर का कोई सा भी आइटम ले लो, वो सारा का सारा कहाँ बनने लगा, फैक्ट्रीज में बनने लगा। फैक्ट्रीज में बनने लगा तो लोगों ने उन आइटम्स को अपनी ज़िंदगी में अपनाया, उन वस्तुओं को अपनी ज़िंदगी में अपनाया, और उनकी आदत पड़ गई उन चीज़ों को इस्तेमाल करने की, कि वो वाकई फ़ायदे की चीज़ें थीं और उनकी वजह से लोगों की ज़िंदगी आसान होती चली गई, ठीक है। तो इन हाउस होल्ड आइटम्स कहाँ बनना है, ये फैक्ट्रीज़ में। और फैक्ट्रीज किस वजह से लगी भाई, एप्लीकेशन जो साइंस के हुए, ठीक है, उनकी वजह से। तो इन्होंने डायरेक्ट इम्पैक्ट डाला, डायरेक्ट असर डाला ह्यूमन की लाइफ पर, ठीक है। अब ह्यूमंस को अच्छे से समझ में आने लगा कि भाई इनके बगैर अब काम नहीं चल सकता,
ठीक है, क्योंकि हमकी हमारी आदत पड़ गई है और हमारी लाइफ आसान होने लगी है। आजकल का ही देख लो, मैं तो 100 साल से पहले का ही ज़माना बता रहा हूँ, आज तो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई है। ठीक है, अब क्या होने लगा कि भाई मान लो फैक्ट्रीज हर चीज़ की है, साबुन की फैक्ट्री अलग है, बर्तन बनाने की अलग है, साइकिल बनाने की अलग है, फ्रिज बनाने की अलग है, ठीक है, कुर्सी बनाने की अलग है, ठीक है, कुछ भी ले लो, कोई भी सा भी आइटम ले लो, हर एक चीज़ की अलग फैक्ट्री है। ठीक है, एक से ज़्यादा भी आइटम बनना है किसी एक फैक्ट्री में, तो उनमें क्या हुआ कि हर एक फैक्ट्री में स्पेशल स्किल के एम्प्लॉयज़ या कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ने लगी। ठीक है, और जैसे प्लांट लगा हुआ है वहाँ पर है, अब किसी को जानकारी नहीं है प्लांट की कि प्लांट कैसे ऑपरेट होता है। ठीक है, तो उसको क्या होगा, वो तो बम ब्लास्ट कर देगा एक ही दिन में, सारा का सारा फैक्ट्री जला के राख कर देगा, उसे चलाना ही नहीं आता है। तो बॉयलर कैसे चलता है, टरबाइन कैसे चलती है, ठीक है, कंडेंसर का क्या काम होता है, तो ये सब चीज़ें उसको नहीं पता है। तो इनके लिए स्पेशल स्किल के लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी कि भाई प्लांट को हमें ऑपरेट करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, मार्केटिंग करवानी है, मार्केट में बेचना है, तो अलग अलग चीज़ों की हमें लोगों की डिफरेंट टाइप के लोगों की हमें ज़रूरत पड़ने लगी। तो डिफरेंट लोगों की ज़रूरत वो कहाँ से पूरी होगी, उसके लिए स्पेशल कोर्सेज चलाए जाने लगे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में कि हमें मार्केटिंग के लिए अलग से बंदा चाहिए, प्लांट ऑपरेट करने के लिए अलग से चाहिए, सुपरविज़न के अलग से चाहिए, प्रोडक्शन के लिए अलग से चाहिए। ठीक है, तो ये लोग ये 100 साल पहले का ज़माना है सर, 1910 के लगभग का, अभी का नहीं है, अभी तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, अभी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ये लोग क्या थे, ये स्पेशल स्किल के ये स्पेशल कोर्स करके यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में पढ़ाए जाने लगे ये कोर्सेज, स्पेशल कोर्सेज। ये स्पेशल कोर्सेज कंप्लीट करके इन फैक्ट्रियों में काम करने जाते थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पर। तो ये सूट बूट में रहने लगे, वहाँ फैक्ट्रीज में जाके क्या करते थे, बैठ जाते थे, बढ़िया एकदम चकाचक कपड़े पहन के गए और क्रीज विदाउट ब्रेकिंग द क्रीज और पॉलिश लगे हुए जूते, टाई पहन के एकदम गए, और सूट बूट वाले लोग थे ये मेनली, तो लोग इन्हें सूट बूट वाले कहने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक कैटेगरी पैदा हो गई। क्या कैटेगरी पैदा हो गई, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, यानी कि जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे वो सूट बूट में जाते थे, और बाकी के जो लोग थे वो जो फैक्ट्रीज में नहीं काम करते थे, बाकी तो भाई ये अभी आए हैं, पहले तो लोग कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले, कहीं ना कहीं से तो अपना रोजगार करते होंगे। तो वो क्या काम करते थे, वो खेती बाड़ी करते थे या फिर बिजनेस करते थे अपना व्यापार। तो वो तो बिजनेस वाले और खेती वाले तो ऐसे ही रहते हैं अपने देसी स्टाइल में, भाई खेती करने जाओगे हल चलाने तो टाई लगा के थोड़ी जाओगे, या फिर सूट बूट पहन के थोड़ी जाओगे, जूते पहन के चकाचक जूते एकदम पॉलिश किए हुए। तो वो तो वैसे ही रहते थे अपने जैसे पहले रहते थे एकदम देसी स्टाइल में। तो यहाँ पर एक कैटेगरी पैदा हो गई अनएजुकेटेड और एजुकेटेड पीपल्स की। एजुकेटेड पीपल किसको कहा गया, जो सूट बूट में रहते थे, जो स्पेशल कोर्सेज करके इन फैक्ट्रियों में काम करने जाते थे, जो जॉब करने वाले थे, जो एम्प्लॉयज़ थे इन फैक्ट्रीज के, वो एजुकेटेड पर्सन्स कहलाए, दीज आर एजुकेटेड वंस। और दूसरी कैटेगरी क्या पैदा हो गई, अनएजुकेटेड, जो अपने पहले ही बाप दादा की जैसे जैसे वो अपनी जीविका कमाते थे, ठीक है, लिवलीहुड करते थे, कमाते थे, तो वैसे ही उन्हीं कामों पर लगे रहे, जैसे खेती बाड़ी बिजनेस में। तो उनको कहा गया ये अनपढ़ लोग हैं, ठीक है, अनएजुकेटेड पर्सन है। तो यहाँ पे एक दो कैटेगरी बन गई, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड की। तो जो अनएजुकेटेड लोग थे वो एजुकेटेड वालों को देख के कहते थे अपने बच्चों से कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये यहीं से कहावत चली गई है, ठीक है, ये शायद ये कहावत यहीं से चली है, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, और पढ़ोगे खेलोगे उल्टे हो गया, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो यहाँ पर ये कहावत शुरू हो गई। ठीक है, अब
अब यहाँ पर क्या हो गया कि साइंस की जो यहाँ पर ये दो कैटेगरी जो पैदा हुई हैं, अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की नज़र से साइंस को देखा जाने लगा। भाई नंबर ऑफ जॉब्स भी बढ़ रही, रोजगार भी दे रही है, ठीक है, आपको सूट बूट में भी एकदम चकाचक रख रही है, चमकते हुए जा रहे हैं, चमकते हुए आ रहे हैं, लोग सलाम भी ठोक रहे हैं, ठीक है, पढ़ा लिखा भी कह रहे हैं, समझदार भी कह रहे हैं, और पैसा भी है जेब में, तो मतलब लोग थोड़ी बेहतर उनकी लाइफ होने लगी, ठीक है। तो इनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लग गए, इनकी इज्जत ज़्यादा होने लगी। तो फिर इनकी इज्जत ज़्यादा होने लगी तो फिर लोग इस फील्ड की तरफ अपने बच्चों को भेजने लगे कि भाई साइंस पढ़ाएंगे। अब लिटरेचर नहीं गई, जो पहले चलती थी न्यूटन से पहले का टाइम था लिटरेचर का, कि पोइट्स बनाना है, राइटर बनाना है। अब भी लोग कहते हैं, अगर कोई कहे अपने माँ बाप से कि मुझे राइटर बनना है, मुझे पोइट बनना है, तो उसको दो हाथ लगाएंगे कि इसमें कुछ नहीं रखा है, तो अपनी लाइफ ख़राब कर लोगे। और है भी कुछ ऐसा कि वहाँ पर नंबर ऑफ जॉब्स नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है जॉब्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जॉब्स लिटरेचर में कम थी, इसलिए तो यहाँ पर फैक्ट्री ज़्यादा लगने लगी, तो यहाँ पर लोगों को लगने लगा कि इसमें फ्यूचर है, इसका ज़माना है, आगे भी इसका ज़माना रहेगा। तो लोग अपने बच्चों को साइंस पढ़ाने भेजने लगे, स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में ये स्पेशल कोर्सेज करवाने लगे, ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। फ्यूचर है इसमें, जॉब्स हैं, अच्छी लाइफ है उनकी, ठीक है। तो इसमें इसलिए ऐसे इस तरीके से, जैसे मैंने पूरी कहानी अभी बताई, इस तरीके से लिटरेचर को रिप्लेस कर दिया साइंस ने, ठीक है, लिटरेचर को रिप्लेस कर दिया साइंस ने। आज भी तुम देख लो, डॉक्टर, इंजीनियर ज़्यादातर लोग बनना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर अच्छा पैसा है, इज्जत है, ठीक है, लोग आपको पढ़ा लिखा कहेंगे। तो वो है तो सारी की सारी साइंस के ही स्पेशल कोर्सेज हैं, वो साइंस ही पढ़ते हैं, उसके साइंस की एप्लीकेशन ही तो पढ़ रहे हैं सारी। इंजीनियरिंग में क्या पढ़ते हैं, मेडिकल में क्या पढ़ते हैं, सीए में, सीए तो अलग लाइन हो गई वो। तो फिर आज भी वही धारणा बनी हुई है, वही मेंटेलिटी है, और काफ़ी हद तक ठीक भी है वो। तो यहाँ पर ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम था, ये यूरोप में हुआ, और यहाँ पर कोर्सेज चलने लगे। ये कौन सा टाइम है? 1920 का टाइम है। बाकायदा यूनिवर्सिटियों में कोर्स चल रहे हैं यूरोप में। और इंडिया में क्या है, कोर्स तो बहुत पहले चलने लगे, कोर्स तो 18वीं सदी से चल रहे हैं, ठीक है। साइंस तो इससे भी पहले से पढ़ाई जाने लगी, न्यूटन के टाइम से ही। यहाँ पर कोर्स चालू हुए 18वीं सदी में, यहाँ पर स्पेशल कोर्सेज लागू हुए, ठीक है। स्पेशल कोर्सेज इंडिया में तो बहुत कम है। यहाँ पर साइंस की पढ़ाई ही 1900 में आई है इंडिया में, साइंस की पढ़ाई ही 1900 में आई है। इंजीनियरिंग कॉलेज थोड़े बहुत थे, मेडिकल कॉलेज थे, और बहुत ना के बराबर, यानी कि उनके स्पेशल कोर्सेज जो थे साइंस के, वो बहुत ना के बराबर थे। साइंस पढ़ना ही मुश्किल था सन 1900 में, जब यूरोप और अमेरिका में स्पेशल कोर्सेज चलते थे। तो यहाँ पे स्पेशल कोर्सेज ही बहुत लेट आए हैं, मतलब 100 साल का टाइम अंतर है। तो हम जान सकते हैं कि हम यूरोप और अमेरिका से पीछे हैं। तो क्यों पीछे हैं? सिर्फ इन्हीं की वजह से साइंस यहाँ पर नहीं आ पाई। जिसका ज़माना था, जिसका आने वाला, जिसका स्कोप है, जिसका टाइम है, साइंस टेक्नोलॉजी का ही तो टाइम है आज, और आगे भी रहेगा। तो यहाँ पर 100 साल लेट आई इंडिया में साइंस टेक्नोलॉजी। यहाँ की पढ़ाई, भाई पढ़ाई नहीं होगी तो जानोगे कैसे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो इतना लेट आया, इसलिए हम 100 साल पीछे चले गए। अब तब भी ठीक है, धीरे धीरे ओवरकम कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा साइंस का जन्म कैसे हुआ, साइंस विकसित कैसे हुई, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी सीखी कि कहावतें कहाँ से चालू हुई, एजुकेटेड अनएजुकेटेड कैटेगरी कहाँ से पैदा हुई, ठीक है। लिटरेचर, पहले एक ज़माना लिटरेचर का था, फिर साइंस ने धीरे धीरे उसको रिप्लेस कर दिया। कवियों का ज़माना, राइटर्स, ड्रामेटिस्ट का ज़माना, फिर साइंटिस्ट का ज़माना आया, फिर डॉक्टर, इंजीनियरों का ज़माना आया, ठीक है। तो कैसे 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 क्या हुआ, साइंस पैदा हुई, फिर
पली बड़ी भागी दौड़ी सब कुछ सीखा हमने। अब हम आगे बढ़ेंगे अब कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है, साइंटिफिक मेथड क्या है और टेक्नोलॉजी क्या है और साइंस क्या है। ये कई दफ़ा मैं बताऊंगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी क्या है। कहानी के तौर पर सुनते रहना, ये भी एक कहानी है, ठीक है, थोड़ी अच्छी लगी होगी। एनसीईआरटी में कुछ ह्यूमन नेचर के बारे में भी लिखा हुआ है, चलो उसका थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इंसान में जो दिमाग है वो कैसा है, इंक्वायरिंग प्लस इमेजिनेटिव टाइप का है। इंक्वायरिंग मतलब क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, इमेजिनेटिव मतलब किस कहीं पर भी कल्पना करने लगता है, सोचने लगता है, दिमाग में कुछ चीज़ें बना करके सोचता है, इनकी इमेजिन करना, कल्पना करना, ठीक है। तो उसने क्या किया, ऐसा तो दिमाग दिया ही हुआ है पहले ही, ठीक है, उसका नेचर ही ऐसा है कि इंक्वायरिंग करता है और कैसा करता है, इमेजिन करने की कैपेसिटी है उसके पास। तो उसने क्या किया, फिजिकल एनवायरनमेंट को सबसे पहले क्या किया, ऑब्जर्व किया, सिर्फ देखा दूर से, कुछ किया नहीं। ऑब्जर्व करने का मतलब सिर्फ देखना, कुछ करना नहीं, सीधे सीधे ऑब्जर्व किया केयरफुली फिजिकल एनवायरनमेंट को कि क्या क्या हो रहा है मेरे आसपास दुनिया में, क्या क्या हो रहा है, ठीक है। फिर मीनिंगफुल पैटर्न्स बनाए, मैंने अभी बताया भी था थोड़ी देर पहले कि मीनिंगफुल पैटर्न्स क्या होते हैं, ठीक है। किसी भी एक इवेंट को लेकर के उसने मीनिंगफुल पैटर्न्स बनाए कि इवेंट आखिर क्यों हो रही है। फिर इनके बीच में रिलेशन को खोजा, इन पैटर्न्स के बीच में कि आखिर ये नेचुरल इवेंट या कोई भी पार्टिकुलर घटना है वो कैसी हो रही है, इन पैटर्न्स के लिंक्स जोड़े, ठीक है, ये कैसे हो रहा है। तो उनके बीच में रिलेशन बना के तैयार किया, जिसको हम कहते हैं फार्मूला बन के तैयार हो गया, सूत्र जिसे कहते हैं। फिर न्यू टूल्स और न्यू आइडियाज़ बनाए, ठीक है। न्यू टूल्स और न्यू आइडियाज़ मतलब वही एप्लीकेशन कर दिया, उसी फार्मूला का एप्लीकेशन बना दिया, कोई मशीन बना दी, कोई डिवाइस बना दी, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो था वो लंबा चला, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चला, कि कई सैकड़ों साल तक। और इतने, क्योंकि नेचुरल इवेंट क्या है हमारे पास, दुनिया में बहुत सारी घटनाएं जो घटित होती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें तो हम आज भी नहीं जान पाए कि ये होती क्यों है, हमें पता ही नहीं है, बहुत कम लिमिटेड जाना है, अभी कुछ भी नहीं जाना इंसान ने। तो इवेंट्स तो बहुत सारी हैं, तो नए नए रूल्स प्रिंसिपल और लॉज बनते चले गए, ठीक है। जब लॉ इतने लंबे टाइम और हार्ड वर्क के बाद जब काम हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया, तो आज की साइंस और टेक्नोलॉजी, आज की जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो आज इस रूप में है, जिस रूप में हम देखते हैं। अच्छा, काम कैसे किया इन लोगों ने, इन्होंने किया, एक जो साइंटिस्ट होता है एक टॉपिक को पकड़ता है, ठीक है, उस टॉपिक पर काम करता है, रिसर्च करता है, फिर अगर वो एक रूल या किसी एक प्रिंसिपल को बनाता है या प्रूव कर देता है, तो उस पर एक रिसर्च पेपर लिखता है कि अपने काम को दिखा सके, 4 5 6 8 8 10 पन्नों का, तो उसको पेजेस को बना के तैयार करता है। फिर वो जाती है साइंटिफिक सोसाइटीज़ में, मैंने बता चुका हूँ साइंटिफिक सोसाइटी, इन सोसाइटीज़ का क्या काम होता है, तो इसको भेजता है। अगर वो अप्रूव कर देती हैं, तो अप्रूव का मतलब ये ट्रू है तो तभी अप्रूव करेगी, अप्रूव कर देती हैं तो वो फिर पब्लिश करती है उस रिलेटेड सोसाइटी उस रिसर्च पेपर को, तो ये पब्लिश हो जाता है, मार्केट में आ गया, लोगों को, दुनिया को पता चल गया कि ये खोज हुई है, ये रिसर्च हुई है। फिर उसको क्या करते हैं कि सिलेबस में इंक्लूड कर देते हैं, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, स्कूल के, इसलिए ऐसे वो स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाने लगता है, अलग अलग कोर्सेस में, अलग अलग रूप में, अलग अलग फॉर्म में, ठीक है। तो जो आप जो पढ़ रहे हैं और हम जो पढ़ रहे हैं वो साइंटिस्ट के क्या हैं, रिसर्च पेपर ही हैं सारे के सारे, जो हमारा सिलेबस बना हुआ है 11th 12th 9th 10th की फिजिक्स जो है, या केमिस्ट्री या बायोलॉजी है, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, तो वो क्या है, अलग अलग साइंटिस्ट के क्या है, रिसर्च पेपर्स हैं, ठीक है, उनकी सालों साल की मेहनत है, तो वो ऐसे करके पब्लिश होते हैं, फिर वो सिलेबस का पार्ट बन जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है, स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने लगते हैं। मगर इन्होंने क्या किया, ज़्यादातर साइंटिस्ट जो हैं, ज़्यादातर 90% साइंटिस्ट ने क्या किया, नेचर को स्टडी किया, फिर उनको रूल को, प्रिंसिपल को और किसी भी लॉ को प्रूव करके, ठीक है, किसी रिसर्च पेपर में बना करके छोड़ दिया। इन्होंने एप्लीकेशन कोई नहीं किया,
एप्लीकेशन कोई नहीं किया। ज़्यादातर साइंटिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ साइंटिस्ट ने उन्होंने एप्लीकेशन भी किया, मगर ज़्यादातर साइंटिस्ट ने क्या किया कि खाली नेचर को स्टडी करके अपना रूल प्रूफ किया, प्रिंसिपल बनाया और कोई एप्लीकेशन नहीं किया, काम को छोड़ दिया। क्योंकि साइंटिस्ट का काम ही होता है नेचर को स्टडी करना, उस पर कोई फाउंडेशन नहीं है कि एप्लीकेशन भी बनाए। एप्लीकेशन बनाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अब आ जाते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये तो हो गई साइंस। साइंस ऐसे काम करती है। साइंस का मीनिंग है टू स्टडी द नेचर, प्रकृति को जानना और समझना और उसकी पढ़ाई करना, ठीक है, उसको पढ़ना समझना। टेक्नोलॉजी क्या है? साइंस की जो रूल्स और बेसिक रूल्स प्रिंसिपल लॉज हैं उनको पढ़ करके समझ करके कुछ ऐसा बना देना जिससे कि मानव जो जाति है, ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन रेस है, ठीक है, जो ह्यूमन काइंड है, उसको कुछ फ़ायदा पहुंचे, उसकी कुछ लाइफ आसान हो, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी अब इन्होंने तो अपना काम कर दिया, एप्लीकेशन नहीं बनाया ज़्यादातर ने। इनको पढ़कर और समझकर इन रिसर्च पेपर को पढ़ना समझना भी इतना आसान नहीं है, ठीक है। आप समझ रहे हो, लोग पढ़ते रहते हैं, फिजिक्स ही समझ में नहीं आती, केमिस्ट्री किसी किसी की बेकार है, सालों साल से पढ़ रहे हैं, वो उनकी रिसर्च पेपर है जो पुराने साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं। तो इनको समझना इतना मुश्किल है, तो इनके ऊपर पढ़ के समझ के इनके ऊपर कुछ बनाना कितना मुश्किल है। तो इनको बनाना जिससे कि कुछ काम में आ सके, वो डिवाइसेस, कुछ मशीन्स, कुछ इक्विपमेंट, कुछ टूल्स ऐसे बनाए जाएं जिससे कि वो हमारी लाइफ को आसान करें। तो इनको पढ़ करके समझ करके कौन एप्लीकेशन करेगा, जिससे कि मानव जाति का भला हो, ठीक है, जिससे कि हमारी लाइफ आसान हो सके। तो अगर ये यूज़ नहीं हो पाएंगे तो ये पेन और पेपर पर लिखाई बेकार सी बातें रह जाएंगी ना, जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा इनका। तो पढ़ते रहो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आज पढ़ते ही रहते, एप्लीकेशन ना होते तो आज कुछ होता ही नहीं, हम वैसे ही बैलगाड़ियों पे चलते रहते आज, ठीक है। तो इसका यूज़ किस तरीके से हो कि मानव जाति की जो लाइफ है वो आसान हो जाए, इजी हो जाए। इजी कब होती है भाई? हमारी लाइफ, हमारी और आपकी लाइफ कब आसान होगी? जब हमारा काम कोई और करते हैं, क्योंकि हम सारे नालायक हैं, ठीक है। बाई डिफ़ॉल्ट क्या है, हम नालायक ही हैं। हमारा कोई और काम कर ले, पेपर आ गया, कोई और पेपर दे आए और हम अच्छे नंबरों से पास हो जाए, जितने हमें चाहिए उतने नंबर आ जाए, ठीक है। सबसे बेहतर तो यही है। बाई डिफ़ॉल्ट ऐसा ही है इंसान की उसकी जगह कोई और काम कर दे, या ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा वाकई नहीं हो सकता। कौन किसकी जगह पेपर देने चला जाएगा? ये तो खाली एक एग्जाम्पल लिया है पेपर देने का, बहुत सारे काम हैं जो खुद ही करने पड़ते हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, सारे काम आपको खुद ही करने पड़ेंगे। तो फिर दूसरा क्या तरीका है जिससे हमारी लाइफ आसान हो जाए? दूसरा ये है कि काम हम ही करें, मगर वो काम जल्दी हो जाए। काम वो जल्दी हो जाए भाई, हमारी जगह कोई काम करेगा नहीं, तो पहली पॉसिबिलिटी तो ख़त्म हो गई। तो दूसरी क्या है कि हमारी लाइफ दूसरी किस तरीके से आसान हो सकती है? दूसरा तरीका है जिससे हमारी लाइफ आसान हो जाए कि हमारा काम जल्दी हो जाए, हम करें हम ही, हमारा काम जल्दी हो जाए। तो इसके लिए क्या बनाए गए? मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट, डिवाइसेस बनाएंगे, ठीक है। इन्हीं रिसर्च पेपर को पढ़ के कुछ लोगों ने क्या बनाया? मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट, डिवाइसेस बनाई, जैसे मोबाइल है, बाइक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रिज हैं, अपने आसपास देख लो कितनी सारी मशीन और डिवाइस से भरे घिरे हुए हैं, जो कि हमारी आदत का हिस्सा बन चुकी है, लाइफ का पार्ट बन चुकी है हमारी, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते, हमारी लाइफ आसान है उनकी वजह से, ठीक है। लाइट हो गई, बल्ब हो गया, एसी हो गई, कूलर हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये वाला काम कौन करेगा? ये इन कठिन कठिन रिसर्च पेपर को पढ़ के इनके ऊपर एक तो समझेगा, फिर पढ़ेगा, फिर समझेगा, फिर इतना दिमाग लगाएगा कि इनका हम क्या ऐसे एप्लीकेशन करें, कहाँ पर इनको क्या चीज़ बना सकते हैं, कौन सी मशीन इनसे बनेगी इन फार्मूलों से। वाकई कठिन तो काम है, इनका भी काम कठिन है साइंटिस्ट का। भाई कोई नई चीज़ खोजना और भी ज़्यादा कठिन है, और कोई चीज़ खोज हो गई है, पता चल गई है, कोई फार्मूला या मैथमेटिकल इक्वेशन या फिर कोई प्रिंसिपल, कोई लॉ, कोई नियम कानून है, तो उसको पढ़ करके समझ करके कुछ नई चीज़, कोई मशीन बना देना, वो भी कठिन काम है, ठीक है। नई चीज़ खोजना ज़्यादा कठिन काम है।
और इन मशीन टूल इक्विपमेंट्स को, डिवाइसेस को कौन बनाएगा? ठीक है, ये काम कराएंगे कौन? ये काम कराएंगे इंजीनियर्स। ये इंजीनियर ही करते हैं, सारा काम करते हैं इंजीनियर। तो ये वाला काम है नेचर को स्टडी करना, नई चीज़ों को खोजना, ये काम है साइंटिस्ट का। एप्लीकेशन करना खोजी हुई चीज़ों पर, ठीक है, वो काम है एप्लीकेशन, मतलब कुछ चीज़ बनाना, तो वो काम है इंजीनियर्स का। साइंस का एप्लीकेशन करना ये इंजीनियर्स का काम है, ठीक है। जैसे ऑटो और डीजल हो गए, दो साइंटिस्ट हैं, ऑटो अलग है, डीजल अलग है। ऑटो ने क्या बनाया? पेट्रोल इंजन बनाया। डीजल ने क्या बनाया? डीजल इंजन बनाया, जो कि आजकल हमारी लाइफ का अभिन्न हिस्सा है। उसके बगैर दुनिया चलेगी ही नहीं। ऑटो और डीजल इंजन बंद कर तो दुनिया रुक जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल दिया फैराडे ने। ये तो रिसर्च पेपर लिख के चले गए, इन्होंने एप्लीकेशन कुछ किया नहीं। इन्होंने बता दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, करंट बहेगी एक कॉइल से दूसरी कॉइल में, एक कॉइल में बह रही है। मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, रिवाइज कराएंगे तो पता चलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भाई फैराडे तो दे के चले गए, मगर इसको पढ़ करके समझ करके मोटर और जनरेटर किसने बनाया? मोटर जनरेटर बनाया निकोला टेस्ला ने, ठीक है। निकोला टेस्ला ने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल का रियल यूज़ किया और मोटर जनरेटर बनाया। अब सोचो मोटर जनरेटर ना होते तो क्या होता? हमारे कुछ भी नहीं हो पाता, हमारे कुछ भी फैक्ट्री चलना बंद हो जाती। साबुन जो तुम नहा रहे हो वो फैक्ट्रियों में नहीं बनता, कुर्सी नहीं बनती, सारा काम मोटरों जनरेटर का ही तो है। लाइट नहीं बनती, पंखे नहीं चलते, हर जगह तो मोटर जनरेटर है, ठीक है। चार दीवारी के भीतर जो काम हो रहा है वो मोटर जनरेटर का है, चार दीवारी के बाहर जो काम हो रहा है वो ऑटो डीजल ने कर दिया। दुनिया को चला रहे हैं ये और घर को चला रहे हैं ये दोनों। निकोला टेस्ला यानी कि मोटर जनरेटर निकोला टेस्ला ने दिया, ठीक है। अब हमने आज जाना कि ह्यूमन का नेचर क्या है, ठीक है। उसने कैसे ऑब्जर्व किया, कैसे उसने काम करना सीखा, फिर इवेंट्स की स्टडी हुई बहुत लंबे टाइम तक, साइंस कैसे बनती चली गई। फिर हमारा ये साइंस के जो प्रिंसिपल हैं, लॉज हैं, ठीक है, रूल्स हैं, वो कैसे पब्लिश हुए, साइंटिस्ट ने जो काम किया वो कैसे हमारे सिलेबस का पार्ट बन गया, जो आज हम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या कोई भी साइंस की सब्जेक्ट, वो कहाँ से आया है, ठीक है। इन्हीं साइंटिस्टों की मेहनत है, इनके रिसर्च पेपर ही हम पढ़ते हैं। ये हो गई हमारी क्या साइंस। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी इनका एप्लीकेशन है, ठीक है। ये कौन करता है, इसका क्या काम है, तो ये सारा कुछ हमने देखा। अब हम अगले में पढ़ेंगे कि मतलब फिजिकल वर्ल्ड है, इसमें यही कुछ है। अच्छा है, समझोगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा अगर कोई समझा देगा, वरना तुम अगर किताब खोल के देखोगे तो तुम बोर होके जो एक पेज भी नहीं पढ़ पाओगे, बोर होके बंद कर दोगे, ठीक है। अब अगली हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्या, कि साइंस क्या है और फिजिक्स क्या है, ठीक है। अगली वीडियो में पढ़ेंगे, आज की वीडियो में यहीं तक।